तो आज की क्लास में हम आगे के टूल करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो ग्रेडियंट था ये हमने देख लिया और 10 बकेट टूल तक हमने कर लिया था। आज जो हम करने वाले हैं वो है ब्लर टूल, शार्पन टूल एंड स्मज टूल। इनका यूज़ करेंगे और इसमें डॉट, बर्न एंड स्पॉन्ज इनका टूल यूज़ करेंगे। इन टूल का ये जो टूल हमारे यूज़ हो रहे हैं ना, ब्लर, शार्पन एंड स्मज, इसका यूज़ होता है जैसे कोई भी इमेज जब आप ओपन करते हैं उस इमेज में ये वाली इमेज ओपन कर ली, ठीक है। अब इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। जूम करने के लिए कंट्रोल++, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम स्मज टूल का यूज़ करेंगे। सबसे पहले ब्लर टूल का यूज़। ब्लर का मतलब क्या है कि जो अगर कोई इमेज है तो इमेज और ब्लर हो जाएगी, ठीक है। इसका आप यहाँ से साइज़ बढ़ा दो, यहाँ से साइज़ बढ़ा के अब आप इस पर जैसे क्लिक कर रहे हो तो आप देखो सिंगल क्लिक करते हुए भी ये क्या कर रहा है, ये इमेज को ब्लर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से हमारा ब्लर करने के लिए यूज़ होता है। अगर आप किसी इमेज का बैकग्राउंड ब्लर करना चाहते हो तो बहुत इजीली इससे क्या हो जाएगा, इससे ब्लर हो जाएगा, ठीक है। ये ब्लर हो गया। नेक्स्ट उसके बाद आता है शार्पन टूल। शार्पन टूल क्या करता है कि ये थोड़े से एरिया को थोड़ा शार्पन कर देता है। जैसे मान लो ये है फॉन्ट, जैसे मैंने क्लिक करा तो क्लिक करते ही आप यहाँ पे डिफरेंस देख रहे होंगे, इसने थोड़े एजेस को शार्पन कर दिया। जैसे ये एरिया और ये एरिया, दोनों एरिया में आप डिफरेंस देख रहे होंगे, तो ये शार्पन कर देता है थोड़ा सा। इसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। ज़्यादा करेंगे तो पिक्चर ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, बट एक दो बार यूज़ करेंगे तो प्रॉपर तरीके से ये शार्पन दिखाएगा, पिक्चर को शार्प कर देगा थोड़ा। ये देखो, ठीक है। मैंने इस ब्लर पे भी शार्प का यूज़ करा है तो थोड़ा ब्लर इसका कम हो गया। इसको, इस टूल को बहुत कम यूज़ करना होता है, मतलब ज़्यादा बार क्लिक नहीं करना होता है। जितना ज़्यादा क्लिक करेंगे उतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। जैसे ऊपर का पोर्शन आप देख रहे होंगे, यहाँ के पोर्शन में कम किया था, यहाँ के पोर्शन में कम किया, तो थोड़ा सा ये आपका शार्प एजेस कर देता है। नेक्स्ट आता है स्मर्ज टूल। स्मर्ज का मतलब होता है स्मर्ज करने के लिए यूज़ किया जाता है, मिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अगर इसके एज को मुझे थोड़ा सा ऊपर करना है, ये देखो, ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, स्मर्ज कर दिया। अगर मैं बहुत ज़्यादा करके देखूँ तो ये देखो, ये इसको मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, ये है, तो ये क्या करता है, स्मर्ज करते हैं इस तरह से। ज़्यादा अगर आप करोगे तो बिल्कुल ये स्मर्ज हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं पूरा इसको कर दूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ कर दूँ, तो देखो इसने सारे कलर को आपस में क्या कर दिया, स्मर्ज कर दिया। अब इमेज क्या थी वो नहीं पता चला, बट कलर पूरा ऐसे करके आप स्मर्ज कर सकते हो। तो इसका यूज़ क्या किया जाता है, इसका यूज़ एक तो इमेज में भी यूज़ किया जाता है, दूसरा अगर आपने कोई बैकग्राउंड कलर दे रखा है तो उसको भी स्मर्ज करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैं इसको अंडू करती हूँ। मल्टीपल टाइम अंडू करने के लिए एक बार तो कंट्रोल Z से होता है, बट मल्टीपल टाइम अंडू करने के लिए होता है ऑल्ट कंट्रोल एंड Z। बट उसकी भी लिमिट ख़त्म हो गई है, अब बस ये इतना स्मर्ज होगा। अगर आप कोई पेज ले रहे हैं नॉर्मल और उसमें एक स्मर्ज टूल का यूज़ बता देते, जैसे आपने नॉर्मल पेज लिया, ठीक है। अब पेज पे मुझे कलर चाहिए, ठीक है, और हमने क्या करा, हमने यहाँ पे ग्रेडियंट टूल यूज़ करा कोई सा भी, और इसको आपने इस तरह से कर दिया। अब हम स्मर्ज टूल लेते हैं और स्मर्ज टूल लेके इसको थोड़ा सा स्मर्ज कर देंगे। तो आपका अगर कुछ अलग से इफेक्ट करना है तो आप उसको भी यहाँ से इफेक्ट दे सकते हैं। तो ऐसे करके भी आप इमेज इसमें कर सकते हो, या मैंने इसको पूरा ही, तो प्रॉपर अगर आपको करना है तो किसी एक स्पेशल
इस पर हमने कोई भी आर्ट यूज़ कर लिया, पेंसिल यूज़ कर ली हमने इस पर। तो इसको भी हम स्मच कर देते थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद इसमें ये वाले हमने टूल देख लिया, ब्लर, शार्पन एंड स्मच। और स्मच का यूज़ ऐसे भी किया जा सकता है कि इमेज में थोड़ी एडिटिंग करने के लिए, किसी इमेज में कोई पोर्शन अगर ज़्यादा बाहर है तो उसको थोड़ा अंदर किया जा सकता है, तो इस टाइप का एडिटिंग इसमें हो सकती है। नेक्स्ट इसमें आता है डॉस टूल। डॉस टूल यूज़ किया जाता है कलर को साफ करने के लिए। जैसे मान लो मैंने बहुत छोटी इमेज है, दूसरी इमेज ओपन करके देखते हैं। अच्छा, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको मैं बढ़ा देती हूँ। जैसे ये फेस है, ठीक है, फेस में अगर थोड़ा सा डल है या कालापन है तो डॉस टूल उसको ये देखो थोड़ा साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपने ये यूज़ कर लिया, देखो ये होता है। ठीक है, अब हाथ को थोड़ा सा करना है तो हैंड को थोड़ा अप्लाई कर लो। आप इसका साइज छोटा कर लो और इसका नहीं टूल का हमें करना है। तो टूल का यहाँ से साइज में थोड़ा छोटा करा और फिर इसको ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लिक नहीं करना, जितना ज़्यादा आप क्लिक करोगे उतनी शेड आपकी बढ़ती जाएगी इसमें। तो इस तरह से हमने यूज़ कर लिया। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो डॉस टूल का। नेक्स्ट उसके बाद आता है बर्न टूल। बर्न टूल जस्ट इसका उल्टा करता है, वो थोड़ा सा बर्न यानी कि जलाने वाले उसमें आ जाता है। जैसे काला काला फेस कर करता है, जैसे इस बैकग्राउंड को मुझे थोड़ा सा डार्क करना है तो हमने क्या करा, बर्न टूल का यूज़ करा। तो ये एक शेड डार्कर कर दिया इसमें, या इसके टी शर्ट को मुझे एक शेड थोड़ा सा डार्कर दिखाना है तो हमने इसमें बर्न टूल का यूज़ कर दिया, डार्क कलर में दिया। या बालों को थोड़ा सा इसमें और डार्क करना है तो यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया। फेस पे यूज़ करेंगे तो फेस डार्क हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट उसके बाद आता है स्पॉन्ज टूल। स्पॉन्ज टूल क्या करता है, जो कलर होगा ना, कलर हटा के ये कोई ब्लैक एंड वाइट में कर देता है स्पॉन्ज टूल। जैसे अब इस इमेज को अगर मैं कहूँ तो इस इमेज को मैं स्पॉन्ज कर दूँ, ये देखिएगा आप डिफरेंस समझना कि इस इमेज में देखो इसका कलर निकलता जा रहा है। जैसे फेस जो है कलर हट गया, अब ये ब्लैक एंड वाइट में, ब्लैक एंड वाइट की तरफ चला गया। तब ये ब्लैक एंड वाइट की तरफ हो गया। तो स्पॉन्ज टूल का यूज़ क्या करते हैं हम, ब्लैक एंड वाइट करने के लिए, कलर हटाने के लिए। ये फ़ोटो थी, अब ओरिजिनल फ़ोटो दिखाती हूँ। अच्छा, मैंने तो ओरिजिनल फ़ोटो पे चेंज कर दिया। ये ओरिजिनल फ़ोटो ही थी तो इसलिए अब इसको क्लोज एंड नो, वरना ओरिजिनल ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो स्पॉन्ज टूल का यूज़ इसलिए किया जाता है थोड़ा सा शार्प करने के लिए। इसमें मैं आपको एक और टास्क दिखाती हूँ कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक मैंने फ़ोटो इमेज करी, जो भी
हाँ, जैसे ये इमेज दिख रही है ना, इस तरह के हम इमेज से बना सकते हैं कि जो ज्वेलरी है वो हमारे कलर में दिख रही है, पर जो मॉडल है वो मॉडल हमारी किस में दिख रही है, ग्रे स्केल में दिख रही है। मतलब प्रॉपर वो ब्लैक एंड वाइट में दिख रही है, बट ज्वेलरी हमें प्रॉपर तरीके से दिख रही है। तो इस तरह का अगर हमें बनाना है तो ये हम बहुत इजीली स्पॉन्ज टूल से हम बना सकते हैं। सेम एज यही बहुत इजीली बना सकते हैं। तो इसके लिए मुझे एक मॉडल डाउनलोड करनी पड़ेगी और इसकी ज्वेलरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, PNG। चलो बस सेव करके देखते हैं ओपन होगी। तो हम इसमें ओपन करते हैं इसको, ठीक है। डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं इसकी। इसकी जो ज्वेलरी है उसको सिलेक्ट करेंगे बस। तो आप सिलेक्शन में जाओ, पॉलीगन सिलेक्शन। मैं अभी रफली सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, बट इसको सिलेक्शन ना प्रॉपर तरीके से करना है। ऐसा नहीं है कि जैसे अच्छे से जूम करके फिर इसका प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन करेंगे। और इसकी जितनी भी ज्वेलरी है वो सिलेक्ट होनी चाहिए। तो मैं एक रफली इसका सिलेक्शन कर रही हूँ, बट आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसका बहुत फाइन सिलेक्शन करेंगे। अभी मैं एक बार वो भी बता देती हूँ फाइन सिलेक्शन करते कैसे हैं, कैसे जूम करके किस तरह से करेंगे। तो पहले ये सिलेक्ट हुआ, अब मुझे ये वाला सिलेक्ट करना है। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे ऊपर आता है ऐड टू सिलेक्शन, ये वाला। इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर आप इसको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐड टू सिलेक्शन नहीं करेंगे तो वो नया सिलेक्शन ले लेगा, इसके लिए पुराना वाला सिलेक्शन हटा देगा। ये देखो, तो ये सिलेक्ट हो गया। अब सिर्फ हमारी ज्वेलरी सिलेक्ट है, बट हमें रिवर्स सिलेक्शन करना है, हमें ज्वेलरी छोड़ के मॉडल को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन आता है इन्वर्स सिलेक्शन। शॉर्टकट होता है इसका शिफ्ट कंट्रोल आई, तो वो सिलेक्ट कर लो, शिफ्ट कंट्रोल आई प्रेस कर देते हैं या फिर इन्वर्स सिलेक्शन कर देते हैं। अब इन्वर्स में क्या हुआ, ज्वेलरी छोड़ के बाकी मॉडल सिलेक्ट हो गई। अब क्या करना है, स्पॉन्ज टूल लेना है। स्पॉन्ज टूल का साइज़ आपको बड़ा करना है ताकि पूरी इमेज एक साथ कवर हो जाए, वरना कहीं से कम कहीं से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब ये इतना बड़ा हो गया कि हमें सर्कल भी नज़र नहीं आ रहा। तो अब बस इमेज के ऊपर आपको क्लिक 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 करते रहना है। जितना ज़्यादा आप क्लिक करेंगे तो हमें बहुत बार क्लिक करना है, कम से कम 15-20 बार मिनिमम। अब ये प्रोसेस कर रहा है इसको। और हम इसके बाद आप क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमने कई बार क्लिक कर दिया इसमें। अब मैं ओरिजिनल फ़ोटो ओपन करती हूँ, तब जाके आपको डिटेल्स क्लियर होगा।
तो ये देखो, ये ओरिजिनल फ़ोटो थी और ये वो फ़ोटो थी जो हमने स्मैश करा है, मतलब हमने स्पॉन्ज टूल का यूज़ किया है। तो यहाँ और यहाँ में थोड़ा सा फ़र्क है। तो इसमें जो कलर है, कलर नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो फेस के कलर है, स्किन का कलर है, वो हमारा ब्लैक एंड वाइट शेड में हो गया है और यहाँ पे प्रॉपर हमारा कलर शेड में है। तो इमेज फ़िलहाल कुछ इस तरह की है। अगर आप ब्राइट इमेज डाउनलोड करते हैं जिसमें जो मॉडल है उसका ब्राइटन कलर है, तो उसमें ये स्पॉन्ज टूल बहुत अच्छे से आपको शो होता है। ठीक है, तो ये हमारा स्पॉन्ज टूल हो गया। कंट्रोल डी। अब इसको सेव करना है, आप सेव कर लो। ठीक है, सेव लोकेशन पे सेव एज करना है, कहीं और करना है, कहीं और कर सकते हैं। तो यहीं पर ही हमने दोबारा से स्पॉन्ज नाम से हमने सेव कर लिया। ठीक है, ओके कर दो, तो ये आपकी सेव हो गई है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा जो टूल आता है वो हमारा आता है ये पाथ सिलेक्शन या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसको, इन टूल्स को हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं टेक्स्ट टूल। ये टेक्स्ट टूल हमारा इमेज पे कोई भी टेक्स्ट लिखने के लिए यूज़ किया जाएगा। अगर आपको टेक्स्ट लिखना है इमेज पे, अगर आपको टेक्स्ट लिखना है किसी ब्लैंक पेज पे, तो हम इजीली लिख सकते हैं। जैसे कि जो ये था, इसी पे ही हम लिख देते हैं टेक्स्ट। यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको दो तरह के टेक्स्ट मिलते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। आपको लिखना कैसे है, हॉरिजॉन्टल लिखना है, वर्टिकल लिखना है, उसी टाइप का आपको टूल इसमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ब्राइट। ठीक है, सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करके यहाँ से आपके पास ऑप्शंस आते हैं इसका जो है स्टाइल चेंज करने का। ठीक है, यहाँ से रेगुलर करना है, बोल्ड करना है, यहाँ से आप साइज़ बढ़ा सकते हो इसका। जैसे हमने इतना साइज़ कर दिया। और इसके बाद इसका कलर चेंज करना है, तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे इसका कलर देना है ग्रीन डार्क। ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब आप ये एरो पे क्लिक करो, तो देखो इस तरह से आपका ये लेयर अलग बन जाती है। इन लेयर में देखोगे तो बैकग्राउंड लेयर अलग है और ये टेक्स्ट वाली लेयर अलग है। तो ये टेक्स्ट वाली लेयर इस तरह से आपका आ जाता है। तो ऐसे टेक्स्ट लिख सकते हैं। दूसरा, अगर आप टेक्स्ट वर्टिकल सेलेक्ट करते हैं तो वर्टिकल में, जैसे मैं इस पेज पे लिख के दिखाती हूँ, तो ये कुछ इस तरह से दिखाएगा वर्टिकली। ठीक है, तो वर्टिकली आप लेके इसको आप कर सकते हो। अगर इसका साइज़ बढ़ाना है और बढ़ाना है, तो साइज़ वाले उसमें तो साइज़ कम था, तो आप कंट्रोल टी करो। कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्मेशन टूल आता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन टूल से आप इसको जितना मर्जी बढ़ा घटा सकते हो। ठीक है, आपको इसको रिवर्स करना है, इस तरह से रिवर्स भी आप कर सकते हो लिखने के लिए। तो यहाँ पे हमारा यूज़ क्या हो गया, ये हमारा टेक्स्ट टूल यूज़ होगा। तो टेक्स्ट टूल में हमने वर्टिकल एंड ये दोनों कर दिए। इसमें नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। ये मास्क टूल का मतलब क्या है, अगर आप मास्क टूल पे जाते हैं और फिर आपने इस पर क्लिक करा और कुछ लिख रहे हैं, तो जैसे मैंने लिखा ठीक है, हेलो टाइप मास्क मैंने लिख दिया। ये अब आप ये चेक करो कि ये जो है इस लेयर पे है, टेक्स्ट वाली लेयर सेलेक्टेड है। आप इसको बैकग्राउंड भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं। बैकग्राउंड सिलेक्ट करते ही ये क्या आ गया, ये आपका एक सिलेक्शन में आ गया, जो आपने लिखा है वो सिलेक्शन में आ गया। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप ग्रेडियंट फिल कर सकते हो, आप कुछ और भी फिल कर सकते हो। जैसे मैंने ये ग्रेडियंट चूज़ करा और मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके फिल कर दिया। तो ये देखो इस तरह का आप कोई भी टेक्स्ट ले सकते हो, टेक्स्ट में आप ग्रेडियंट दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी सिलेक्शन हट गया। बट अब जो है ये मूव नहीं होगा। क्यों नहीं मूव होगा, क्योंकि ये बैकग्राउंड पे लिखा गया है। ठीक है, अगर हम यही चीज़ इस टेक्स्ट पे लेते, ठीक है, लेयर 1 पे, और फिर हम लिखते
टाइप मास्क टूल, ठीक है, और टाइप एंटर मास्क एंटर, ठीक है, टाइप मास्क टूल ले लिया। और अब क्या करेंगे, अब हम एरो की पे क्लिक करेंगे। तो अब ये फर्स्ट लेयर पे हमारा इस टाइप का है, इसमें हमने क्या करा, इस पर भी हम जो है यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देखो ये यूज़ नहीं हो रहा। रीज़न क्यों है, क्योंकि जब भी हम कलर फिल करते हैं ना, तो कलर किसी ना किसी पेज यानी कि उसका बेस होना चाहिए। तो ये जो लेयर है, ये लेयर का ना कोई बेस नहीं है, यानी कि वाइट बेस नहीं है जिस वाइट बेस के ऊपर इसमें कोई कलर आ जाए। तो इसलिए अभी इसमें ना कोई कलर हमारा शो नहीं कर रहा है। अगर हम बैकग्राउंड पे क्लिक करके फिर इसमें फिल करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड पे हमारा एक पेज है, ठीक है, एक पेज हमारा होता है। तो इसको मैंने लिया और फिर यहाँ से सॉरी ग्रेडियंट एंड बैकग्राउंड पे गए, ठीक है, और यहाँ से फिल कर दिया, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, ये अब हमारा यहाँ से देखो ऐसे आप इसको मूव भी कर सकते हो। मूव करोगे तो वो पेज का ही मूव होगा बेसिकली, कंट्रोल डी। तो अब ये यहाँ सेट हो गया, ठीक है, बैकग्राउंड पे। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि एक अलग लेयर पे मेरा आ जाए, जैसे इस वाले लेयर पे तो नहीं हो रहा था, तो आप क्या करेंगे, आप एक न्यू लेयर लेंगे, उस न्यू लेयर पे जो ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब ये लेयर हमारी खाली लेयर है, और इसमें हम सिलेक्ट कर लेंगे मास्क टूल, और इसको लेने के बाद अब ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट अब फिल हो जाएगा क्योंकि अब एक अलग लेयर है। तो यहाँ पे हमने एक अलग से ग्रेडियंट हमने लिया, देखो हमने इसको फिल कर दिया, और फिल करने के बाद इसको क्लोज करो, मतलब इसको कंट्रोल डी कर दो। अब क्या होगा, अब इस लेयर को आप मूव कर सकते हो क्योंकि ये एक डिफरेंट लेयर बन गई। इसको कंट्रोल टी करके आप इसको मूव भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है, कहीं पे भी आप लेके जा सकते हो। तो ये मास्क टूल हमारा बेसिकली इसीलिए यूज़ होता है कि इसमें इसको अगर मूवेबल बनाना है तो आपको एक अलग लेयर चाहिए जिस लेयर पे ये आ जाए। टेक्स्ट वाली लेयर पे नहीं हो रहा था क्योंकि टेक्स्ट वाली लेयर पे ऑलरेडी एक टेक्स्ट था, तो बाकी ये खाली था, इसलिए इस लेयर पे तो ये काम नहीं करा। और बैकग्राउंड पे काम करके, क्योंकि बैकग्राउंड हमारा मूव नहीं होता है, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो इसको। देन टाइप मास्क टूल वर्टिकल, सेम वही है कि वर्टिकली आप इसको ले सकते हो। इसे मैंने दे दिया, मैंने लिखा वर्टिकल, ठीक है। और अब ये जो वर्टिकल मैंने लिखा है ये पेज पे पूरा आया ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे इसको, क्योंकि ये मूव नहीं होता, तो अब आप इसको हटा दो। अच्छा थोड़ा सा एरर आ गया। वर्टिकल लेना है तो वर्टिकल में भी यही आएगा, आपको आपको वर्टिकल वर्टिकल टाइप टाइप मार्क्स लेना, और फिर जहाँ से आपको कुछ भी आपको सिलेक्ट लिखना है, ठीक है, वर्टिकल लिखा और इसमें लेयर लेके देन यहाँ पे इसमें कलर लगा। अब ये बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड पे है, अब ये मूव नहीं होगा क्योंकि बैकग्राउंड पे ये चला गया। सिलेक्शन है तो ये कट हो गया, बेसिकली बैकग्राउंड से ही कट हो गया। लेकिन एक बार कंट्रोल सिलेक्शन हटा दोगे तो फिर ये मूव नहीं होगा क्योंकि बैकग्राउंड पे पेस्ट हो गया, ठीक है। टेक्स्ट टूल हमारे सारे हो गए। इसके बाद हमारा आता है ये ना पाथ सिलेक्शन टूल या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब इसका मतलब क्या है, पाथ सिलेक्शन या डायरेक्ट सिलेक्शन। जैसे मैंने कुछ लिखा, मैंने यहाँ से क्या यूज़ करा, पाथ सिलेक्शन, और अब हम क्या कर सकते हैं, इस पे सिलेक्शन पे नहीं होगा, मैं इसका आपको बताती हूँ किसमें यूज़ होता है।
इन दोनों का ना यूज़ तब होगा जब हम ये शेप करेंगे। इन शेप टूल का मैं आपको यूज़ बता देती हूँ। जैसे मैंने शेप लिया, ठीक है। अब आप यहाँ से ना कोई भी शेप ले सकते हो। पहले मैं सिंपल शेप इंसर्ट करके बताती हूँ। शेप इंसर्ट कर लिया, शेप का जो कलर रहेगा वो जो यहाँ पे कलर है बैकग्राउंड का, उस कलर के अकॉर्डिंग रहेगा। आपने ये कलर लिया, एक और शेप इंसर्ट कर दी, ठीक है। कलर ये ले लिया, तो ऊपर से इसको कलर लेना पड़ेगा यहाँ से, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ से आप कलर ले सकते हो। ये कलर सिलेक्शन हमारा इस तरह से आ जाता है। नेक्स्ट इसमें कस्टम शेप, अलग अलग तरह के शेप है। कस्टम शेप में आप यहाँ से भी कस्टम शेप कर सकते हैं, और ये डिफरेंट शेप आपकी आ गई। तो यहाँ से आप कोई सा भी आप शेप सिलेक्ट कर लो, और वही शेप आपकी इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। कलर आप यहाँ ऊपर से आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा कलर का। देखो इस तरह से सिलेक्शन आ गया। सेकंड, ये तो सिंपल सिलेक्शन है हमारा। इसमें जब आप ऊपर टूल में देखते हो शेप में, तो आपको ऊपर ना 3 तरह के पॉइंट मिलते हैं। पहला जो है आपका शेप लेयर है, जिसमें शेप इंसर्ट होती है, और लेयर में जाके आप देखोगे तो देखो अलग अलग तरह की शेप आ गई, और यहाँ पे उसके कलर आ गए, ठीक है। आप इस यहाँ से जाके भी कलर चेंज कर सकते हो। अगर किसी का कलर आपको चेंज करना है, ये देखो यहाँ से भी आप चेंज कर दो, ठीक है। तो इधर से भी कलर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारे ऊपर ये जो लेयर है, लेयर के अंदर हमारा सिलेक्शन आता है, ये शेप लेयर आती है। सेकेंड आते हैं पाथ लेयर। पाथ लेयर पे अगर आप क्लिक करते हो, तो पाथ आपका ना यहाँ से बैकग्राउंड सेलेक्ट होना चाहिए, या एक नई लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए। एक नया सिलेक्शन, नया लेयर ले लो, या बैकग्राउंड ले लो। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से कोई भी कस्टम शेप आप ले सकते हो। जैसे कस्टम शेप ले ली, या कुछ भी आपने जो आपको ठीक लगा आपने वो शेप लिया, या रेक्टेंगल कुछ भी आपने बनाया, तो ये चीज़ हमारी बन गई। अब इसमें क्या है, ना तो ये शेप है, ना तो ये सिलेक्शन है, ये सिंपल एक पाथ बन गया। इस पाथ को आपको यहाँ पे सिलेक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर करते ही ये क्या बन गया, जो हमने शेप ली थी वो एक सिलेक्शन में कन्वर्ट हो गई, और अब इसके अंदर आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। तो जो हमने कलर फिल करा है वो उस शेप के अंदर आ गया। अब ये बैकग्राउंड है तो सेम वही, जैसे टेक्स्ट टूल में आप उसको मूव नहीं कर सकते, उसी तरह यहाँ पे भी मूव नहीं कर सकते सिलेक्शन हटने के बाद। सिलेक्शन हटने से पहले तो आप मूव कर सकते हो, बट सिलेक्शन हटने के बाद यहाँ से कंट्रोल डी कर दोगे तो अब ये मूव नहीं होगा, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड पे एक इमेज की तरह या कलर की तरह जो है ये चली गई। अब इसी में ही आप सोचोगे कि ये पाथ सिलेक्शन या डायरेक्ट सिलेक्शन का मतलब क्या है, तो इसी में ही मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन इससे पहले एक तीसरा और बता देती हूँ। यहाँ जो आपका सिलेक्शन था पाथ, थर्ड आता है फिल पिक्सल। फिल पिक्सल पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं इस थर्ड वाले पे, और फिर आप कोई एक शेप ले लेते हो, ठीक है, और उस शेप को किसी एक लेयर पे देखो, जब आपने लेयर सेलेक्ट करी तो यहाँ पे कर्सर नहीं आया, ये कर्सर ही नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा कि ये इस पे भी नहीं दिखाएगा, ये सिर्फ बैकग्राउंड पे चलेगा। जब आप बैकग्राउंड पे जाएंगे तो ये क्या करता है, इसका मतलब होता है फिल पिक्सल। ये पिक्सल को फिल कर देगा। जैसे सिंपल आपने लिया और ये फिल पिक्सल आ गया, और यहाँ पे जो कलर आ रहा है वो कलर ये वाला कलर आ रहा है, जो टूल्स में आपका बैकग्राउंड फोरग्राउंड है, तो ये फोरग्राउंड कलर में शो करता है। और ये फिल पिक्सल भी आपका क्या होता है, मूव नहीं हो सकता। जैसे इसमें मैंने ग्रेडियंट फिल करा है, इसको मैं फिल पिक्सल करूँगी तो फिल पिक्सल में हमारा एक सिंगल कलर में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं इनको। और जो हमारा ये है पाथ सिलेक्शन। पाथ सिलेक्शन में क्या होता है कि जैसे अब मैं आपको अलग से दिखाती हूँ कि इसमें जैसे मैंने पाथ में कोई भी एक शेप लिया,
ठीक है। अब मुझे इस शेप को चेंज करना है, तो हम यहाँ पाथ सिलेक्शन या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ करते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ करके आप देखो इसको चेंज कर सकते हो, इसकी शेप को। जैसे मैंने शेप चेंज कर दिया, ये कर दिया, क्रॉस कर दिया, इसको इसको, तो ये हमारा क्या करता है, सिलेक्शन में चेंज कर देता है अगर शेप आपको बदलनी है तो। यहाँ से आप बना सकते हो। अब ये बना दिया। दूसरा इसके अंदर क्या आता है, पाथ सिलेक्शन। अभी ये डायरेक्ट सिलेक्शन था। पाथ सिलेक्शन में अब आप पाथ को इसको कहीं पे भी उठा के रख सकते हो, ये मूव करने के लिए होता है, ठीक है। यहाँ से ये, अब मुझे यहीं पर ही इसको मतलब कलर फिल करना है तो वही कंट्रोल एंटर, सिलेक्शन हो गया। अब आप इसके अंदर कोई भी कलर फिल कर सकते हो, बट शेप सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए, बैकग्राउंड सिलेक्ट होना चाहिए एंड कलर, ठीक है। समझ आया सबको? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नेक्स्ट इसमें एक ये रहता है जिसको हम कहते हैं पेन टूल। पेन टूल के अंदर आपके अलग अलग पेन आते हैं। पेन टूल, फ्री फॉर्म, ऐड एंकर, डिलीट एंकर, कन्वर्ट फॉर्म। तो पेन टूल के अंदर बिल्कुल पेन की तरह चलता है और पेन की तरह चल के आप कोई भी शेप बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से सेलेक्ट करके ये देखो पेन की तरह इसको बनाया और यहाँ पे हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट से जोड़ दे रहे हैं, तो ये एक हमारा पाथ बन गया क्योंकि हमने ऊपर पाथ पे सिलेक्ट किया था। अगर आप शेप पे सिलेक्ट करते हो, ठीक है, तो फिर ये शेप बना देता। तो ये शेप हो गया, ठीक है। इस शेप को आप मूव कर सकते हो, ये अलग लेयर भी बनेगी। ये जो है ये इसकी अलग लेयर बन गई, ये शेप लेयर। तो यहाँ पे हम कस्टम अपनी मर्जी से पेन का यूज़ करके कोई भी शेप बना सकते हैं। फ्री फॉर्म पेन टूल बिल्कुल पेंसिल की तरह चलेगा, ये देखो पेंसिल की तरह, बस स्टार्टिंग पॉइंट से इसको टच कर दो तो ये एक फ्री फॉर्म पेन टूल बन गया, ठीक है, जो भी हमने शेप बनाई। तीसरा इसके अंदर आता है ऐड एंकर। ऐड एंकर का मतलब है कि जैसे ये एक शेप जो बनी हुई है, इसमें मुझे बीच में एक पॉइंट ऐड करना है, तो आप क्लिक कर दो तो ये पॉइंट ऐड हो गया। इस पॉइंट से क्या होगा, आप इसको शेप को बदल सकते हो ऐसे करके, ये देखो, ठीक है, पॉइंट ऐड कर दो। नेक्स्ट आता है डिलीट एंकर। डिलीट एंकर यानी कि पॉइंट्स डिलीट हो जाएंगे। इस पॉइंट को हटाना है, हटा दो, इस पॉइंट को हटाना है या इस पॉइंट को हटाना है, आप हटा दो। तो डिलीट करने के लिए यूज हुआ ये एंकर। और इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, डिलीट कर दिया। इसमें एक और चीज़ आती है कन्वर्ट पॉइंट टूल। कन्वर्ट पॉइंट टूल में आप इसके जो पॉइंट्स हैं वो कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि मान लो मेरे को ऐसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, कन्वर्ट करने पर यहाँ आपको चीज करना है, सिंबल ये हो गया, यहाँ से चेंज करना ये हो गया। फिर इसका सेकेंड पॉइंट जो है ये हो गया, यहाँ से इसको सेलेक्ट करके, तो इस तरह से हम इसमें पॉइंट्स में चेंजेस कर सकते हैं। क्लिक करोगे तो दिखेगा पॉइंट पे क्लिक करने पर, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये हम पेन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास मैं टूल ख़त्म ही करा देती हूँ, ये 4 टूल और हैं। ये आई ड्रॉपर टूल होता है। आई ड्रॉपर टूल, कलर सैम्पलर टूल एंड लेजर टूल। आई ड्रॉपलर टूल का मतलब क्या है कि जैसे आपने कोई भी एक इमेज ओपन कर लिया, ठीक है, इस इमेज पे जो इसका जो कलर है, मुझे सेम कलर चाहिए यही वाला, ठीक है। जैसे मैंने इसको जूम कर दिया और जूम करने के बाद मुझे
ये वाला कलर उठाना है, जो ये कलर है। तो हम आई ड्रॉपलेट टूल पे जैसे क्लिक करते हैं, देखो वो वाला कलर इसने यहाँ पे उठा दिया। मुझे ये ब्लैक कलर उठाना है, जो इसका कलर है, तो क्लिक करा तो वही कलर आ गया। मुझे ये वाइट में कलर उठाना है तो वही आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप स्क्रीन पे जहाँ पे क्लिक करोगे, आप इस वाले फोरग्राउंड कलर को ध्यान रखो। देखो मैं क्लिक करते जा रही हूँ और ये कलर उठाते जाते हैं। जहाँ पे भी आप सिलेक्ट करोगे, इससे क्या होगा, एज इट इज़ कलर आपको मिल जाएगा। सेम कलर आपको चाहिए, आप ड्रॉपलर से उठा सकते हैं। कलर सैम्पलर का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मुझे एक यहाँ पे एक कलर सैम्पल चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करा, एक यहाँ पे क्लिक करा, एक मैंने इस वुडन पे क्लिक करा, एक मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और एक मैंने इसमें क्लिक कर दिया। बट 4 ही सैम्पल हम क्रिएट कर सकते हैं, तो 1 2 3 और 4 पॉइंट्स मैंने बना लिए। अब ये वाला जिस पॉइंट पे ये पॉइंट है, वो कलर बनाने के लिए क्या कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, वो कॉम्बिनेशन हम पता कर सकते हैं। जैसे ही आप ये सैम्पलर यूज़ करते हो, तो यहाँ देखो ये इन्फो आ जाती है। इस इन्फो में ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये रहा 1 2 3 और 4। ये जो 1 2 3 4 है, ये बता रहा है कि पहला कलर बनाने के लिए RGB में 3 3 13 ये रेशो चाहिए। मतलब कलर का रेशो क्या होगा, वो कलर का रेशो बता रहा है। सेकेंड के लिए 192 175 167, इसमें 70 24 29। तो ये कलर आप ना खुद बना सकते हो। जैसे मुझे ये 4th वाला कलर चाहिए, ये वाला जो ये वाइट कलर का कलर है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। इसमें मुझे सेम कलर चाहिए, तो हम RGB पे क्लिक करते हैं और इसमें जो कलर है वही दे देते हैं 181 और 165, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 140। तो देखो सेम कलर वो वाला बन गया, ठीक है। अगर मुझे पहला कलर बनाना है तो 3 3 30 वो डाल दो, 3 3 और यहाँ पे डाल दो 30, ठीक है। तो देखो वही कलर बन गया। तो ये एग्जैक्ट कलर आपको दिखाएगा। सैम्पल के थ्रू से आप उसकी मेजर मतलब कलर का कॉम्बिनेशन दे सकते हो क्या है। नेक्स्ट इसमें आता है मेजर टूल। जो मेजर टूल है, ये आपका मेजर करके दिखाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट में। वो मेजर टूल भी इसी नेविगेशन इसी में ही आता है, इन्फो में। तो XY कोऑर्डिनेशन बता रहा है और विड्थ और हाइट बता रहा है। तो ये दोनों पॉइंट की XY कोऑर्डिनेशन एंड विड्थ एंड हाइट बताएगा। तो मेजर टूल से आप मेजरमेंट कर सकते हैं इमेज की। नेक्स्ट उसके अंदर आता है नोट्स टूल। नोट्स टूल बेसिकली नोट्स बनाने के लिए है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा और इसमें कोई नोट्स बना दिया, जैसे कि MS वर्ड पे जब आप कमेंट करते हो, सेम एज वही है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको कर दिया। अब इसको हाइड करना है, क्लिक कर लो, हाइड करना है, क्लिक कर लो, ठीक है। ये हो गया, तो ये हाइड हो जाएगा इस तरह से। शो करना है, क्लिक करो, देखो शो हो जाएगा। तो ये हाइड भी हो रहा है, शो भी हो रहा है। नेक्स्ट उसके बाद ऑडियो एनोटेशन। ऑडियो एनोटेशन पे जैसे हम क्लिक करते हैं, तो ये बोल रहा है ऑडियो, यानी कि आप कुछ भी इसमें रिकॉर्ड करो और जो भी हम बोल रहे हैं वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है, एंड इसको स्टॉप कर दो। स्टॉप करते ही अब ये ऑडियो एनोटेशन कहाँ आया, यहाँ आया। अब इसको प्ले करना है, तो इस तरह से इस पर राइट क्लिक करके प्ले, यानी कि आप कुछ भी इसमें रिकॉर्ड करो और जो भी इसमें प्ले होगा और यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो ऑडियो जो भी है, ऑडियो आपकी प्ले होगी। अभी हमें सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि मेरे सिस्टम पे थोड़ा ऑडियो का भी इशू है। तो आप अपने सिस्टम पे करके देखना जिसमें ऑडियो बिल्कुल ठीक है, तो वहाँ पे आपका ये ठीक से चलेगा। तो यहाँ पे आप दोनों तरह के नोट्स दे सकते हैं, नोट्स टूल एंड ऑडियो टूल। फिर उसके बाद आता है ये हैंड टूल। ये हैंड टूल का मतलब क्या है, आप इसको ऐसे मूव कर सकते हो इमेज को। इमेज एक जगह से दूसरी जगह पे अगर करना है तो ऐसे मूव कर सकते हैं हैंड टूल का यूज़ करके।
और ये आपका जूम इन जूम आउट करने के लिए है। इस पर क्लिक करोगे तो जूम इन हो रहा है, और राइट क्लिक करो, जूम आउट, ठीक है। और इसमें जूम आउट करना है तो ऊपर ये टूल में आउट वाला आ रहा है, तो उस पर क्लिक करोगे तो जूम आउट होता रहेगा, ठीक है। जूम इन पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक करो, जूम इन होता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे सारे टूल ये वाले कंप्लीट हुए। ये मैंने जैसे आपको बताया था फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर है, कलर चेंज करने के लिए होता है। अच्छा, अब इसमें जैसे मैंने बताया कि एक इमेज को अगर अच्छे से अगर आपको सिलेक्शन करना है तो कैसे सिलेक्शन करते हैं। एक तो कभी भी कोई इमेज अगर सिलेक्ट करनी है तो पॉलीगन लेसर टूल का यूज़ कर सकते हैं, या हम पेन टूल का भी यूज़ कर सकते हैं सिलेक्शन करने के लिए। और इमेज को इतना ही बड़ा करना है। अब आपको ऐसे करके फाइन सिलेक्शन इसके अंदर करना है। कभी भी कोई किसी भी इमेज की अगर हम बात करें, जब तक उसका इमेज उसका जो सिलेक्शन होगा वो फाइन सिलेक्शन नहीं होगा ना, तब तक हम इमेज को अच्छा बुरा नहीं समझ सकते। एक अच्छी सिलेक्शन से ही एक इमेज सही तरीके से कट होती है। अब इसको मूव करना, अब ये यहाँ पर है तो हम क्या करेंगे, स्पेस प्रेस करेंगे। स्पेस प्रेस करते ही ये देखो हैंड टूल आ जाता है, ठीक है। फिर आप इसके सिलेक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये देखो। स्पेस के साथ आप इसको करेंगे। space and move. मैं आपको प्रॉपर अच्छे से फाइल सिलेक्शन प्रॉपर अच्छी तरीके से कनेक्ट करके देखो। फोटोशॉप पे काम करते में ना थोड़ा टाइम टाइम लगता है, चीज़ों को थोड़ा पेशेंसली करना पड़ता है। करके भी मैंने ये जल्दी जल्दी नहीं किया है, प्रॉपर सारे कर्व्स कॉर्नर बहुत अच्छे से
मैनेज नहीं हुए स्टार्टिंग पॉइंट में हमने सिलेक्ट कर लिया। तो अब देखो अब मैंने जूम आउट कर लिया तो प्रॉपर पर इसने पूरा पूरा सिलेक्शन इसका किया है। अब आप इसको करके रेडी इसका सिलेक्शन छोटा कर देते हैं। ये शेप है, इस शेप को या तो आई ऑफ कर दो इनकी, बाकी शेप्स की ठीक है। और इसमें अगर फेदर यूज़ करना है तो सिलेक्ट में जाओ, फेदर यूज़ करो, 5 का फेदर ओके कर दो, फिर इसको लेकर आओ। तो अब देखो इसके जो कॉर्नर है वो प्रॉपर कॉर्नर में लग रहे हैं। इसको भी मैं छोटा करके आपको दिखा देती हूँ फेदर और फाइबर क्या होता है हमारा। अच्छा एक चीज़ मैं और इसमें आपको बता देती हूँ। अगर आप दोनों को देखो तो दोनों के एजेस में फ़र्क आ रहा होगा। एजेस यानी कि इसके एज देखो कट 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 करके आ रहा है, ठीक है। इसको जूम आउट करके फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखो इसके इसके एजेस में और इसके एजेस में दोनों में फ़र्क है। तो यहाँ पे जो है ये प्रॉपर कटिंग दिखाई दे रही है इसमें, और इसके अंदर जो है एजेस थोड़े से स्मूथ हो जाते हैं। फेदर का फ़ायदा ये होता है, ठीक है। फेदर में ये डिफरेंस आता है, दोनों का दिखाता है। दूसरा जब भी हम इसके अंदर सिलेक्शन, जैसे हमने कंट्रोल टी करके इसका यूज़ करा, तो कंट्रोल टी में कुछ चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कंट्रोल टी हमने करा, अब कंट्रोल टी से मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको मैं छोटा बड़ा कर दूँगी। तो ये छोटा बड़ा देखो एक कॉर्नर से हो रहा है, शिफ्ट अगर हम प्रेस करते हैं तो, ठीक है। तो इस तरह से बस हम जिस पॉइंट से पकड़ते हैं उसके नेक्स्ट पॉइंट हमारा फिक्स रहता है। और ये मैं कोई भी की प्रेस नहीं कर रही हूँ, तो ये हमारा नॉर्मल इस तरह से सिलेक्शन हमारा छोटा बड़ा हो रहा है, ठीक है। दूसरा दूसरा इसके अंदर मैं करती हूँ कंट्रोल के साथ, इसको बड़ा कर दो, फिर मैं कंट्रोल के साथ करती हूँ। तो कंट्रोल के साथ देखो आप इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे एक मतलब प्रोस्पेक्टिव जिसको कहते हैं ना, तो पर्सपेक्टिव आप दिखा सकते हो इसको, ठीक है। यहाँ से ले लिया, यहाँ से पर्सपेक्टिव, हाँ तो आप पर्सपेक्टिव दे सकते हो, देखो ऐसे कुछ पर्सपेक्टिव। व्यू इसका बना सकती हूँ। तो ये क्या होता है जब हम कंट्रोल प्रेस करते हैं। अब मैं प्रेस कर रही हूँ ऑल्ट। ऑल्ट के साथ क्या होता है, सिंपल, ये दोनों साइड से बराबर ये मूव होता है, ठीक है। इसको तो मैं इस वाले को करके देखती हूँ। कंट्रोल टी, ऑल्ट, ऑल्ट प्रेस करके अब आप इसको छोटा बड़ा करो, तो ये क्या होगा, होगा तो दोनों तरफ से एक साथ होगा। हम ये ऊपर की साइड यहाँ से कर रहे हैं तो इसमें भी दोनों साइड। तो ऑल्ट के साथ आपका चारों तरफ से ना इक्वली यूज किया जाता है। इक्वल छोटा होगा, ये मतलब सेंटर पॉइंट से होगा छोटा बड़ा, ठीक है। शिफ्ट में किसी एक पॉइंट से होता है और और कंट्रोल कंट्रोल प्रेस करते हैं तो वो प्रोस्पेक्टिव हो जाता है। ऑल्ट कंट्रोल अगर दोनों ही प्रेस करते हो तो ये प्रोस्पेक्टिव लेता है, बट दोनों साइड से। ये देखो ऑल्ट की भी प्रॉपर्टी आ गई, कंट्रोल की भी प्रॉपर्टी आ गई, दोनों साइड से इसलिए लेगा, ठीक है। ऑल्ट और शिफ्ट का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ऑल्ट शिफ्ट, ठीक है। कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट शिफ्ट का का भी भी कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन बना बना सकते सकते हैं हैं हम। तो तो शिफ्ट शिफ्ट में में क्या क्या होगा होगा कि एक साथ एक ही लाइन की तरफ चलता ही है,
एक ही तरफ बढ़ेगा। तो तो आप इन सब का यूज़ करके देखना, जब भी आप सेलेक्शन करते हो तो कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट, इनका अलग अलग यूज़, इनका मिला मिला के यूज़, इनका कम्बिनेशन इस तरह से यूज़ करके देखना, तो आपको अलग अलग कुछ ऑप्शन समझ में आएंगे कि आप इमेज को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारे टूल्स कंप्लीट हो गए। टूल्स सबको समझ में आ गए? यस, बताइए सभी। ठीक है, तो अभी हम अभी तो टूल्स हमने कंप्लीट करे। नेक्स्ट क्लास से हम मेन्यू स्टार्ट करेंगे और इसमें कुछ छोटे मोटे हम प्रोजेक्ट बनाते रहेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे प्रोजेक्ट बनते हैं छोटे मोटे, तो कोचेस हम करेंगे आगे।